लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, यह नीति तभी सार्थक होगी इस नीति को जिस तरह से बनाया गया है और जिस तरह से प्रस्तावित किया गया है, अगर इस नीति का क्रियान्वयन उसी माध्यम से और उसी सशक्तता से किया जाए तो यह नीति देश को नई दिशा देने में परिवर्तन हो सकती है। जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। सदन हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो हम देखने वाले हैं जब हम किसी स्पीच को अपने रूम के अंदर प्रिपेयर करते हैं और उसी स्पीच को हम स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो उसमें कितना अंतर होता है, और हम देखने वाले हैं कि हमारे प्रतिपक्षी वक्ता हैं वो कैसा बोलते हैं। तो चलिए गाइस, पहले रूम के अंदर देखते हैं कि हम कैसा बोलते हैं। तो इससे पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी चैनल पर पहले से हैं वो वीडियो को लाइक करके मेरा उत्साह वर्धन करें। तो देखते हैं अपन रूम के अंदर कैसा बोलते हैं। हेलो, हाँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? थैंक यू। अरे यार, यहाँ पे आके तो सब मैं भूल ही गया। याद आ गया। हाँ, तो सुनिए, मेरा नाम सत्यजीत और यहाँ पर मेरे सामने बैठे हुए समस्त छात्र छात्राओं को मैं नमस्ते करता हूँ, और यहाँ पर उपस्थित अपने सभी छात्रगणों, अपने सभी शिक्षकगणों को मैं अपना उनके चरण स्पर्श करके उन्हें अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। तो आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का मुख्य विषय भारत की नई शिक्षा नीति, जिस पर मेरे सकारात्मक विचार कुछ इस प्रकार हैं। तो सुनिएगा। भारत की नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2023 के अनुकूल है। भारत की नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को एक महाशक्ति के रूप में परिवर्तित करके प्रत्येक छात्र के अंदर निहित उन अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। और भारत की जो पुरानी शिक्षा नीति था उसका मॉडल था 10+2 से परिवर्तित करके नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 यानी कि 4 स्तंभों वाली शिक्षा व्यवस्था को प्रस्तावित किया गया है। और सबसे अच्छी बात, स्नातक की परीक्षाओं में मल्टीपल सब्जेक्ट्स की एंट्री का प्रावधान किया गया है, और इसमें कुछ निम्न प्रावधान किए गए हैं। नंबर 1, क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से अध्ययन पर विशेष बल दिया गया, यानी कि नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के छात्रों को उनकी क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से उन्हें अध्ययन कराने पर विशेष बल दिया गया। शारीरिक शिक्षा संबंधी प्रावधान, यानी कि स्कूल और कॉलेजों में बच्चों को मार्शल आर्ट और योग जैसे प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे, जिससे उनके अंदर के कौशल को निखारा जा सके। नंबर 3, विकलांगों के लिए विशेष प्रावधान किया गया, जिससे विकलांगों की सहभागिता को, भागीदारी को शिक्षा में बढ़ाया जा सके। और सबसे अच्छी बात, इसमें शिक्षकों का मूल्यांकन कर उन्हें पदोन्नत किया जाएगा। यह प्रावधान भी शिक्षा व्यवस्था में किया गया है। और सबसे अच्छी बात कि इसमें डिजिटल शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। आपने देखा होगा कि बीते हुए कुछ वर्षों में कोरोना जैसी महामारी ने हमारी शिक्षा को कितना प्रभावित किया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस नई शिक्षा व्यवस्था में जो डिजिटल शिक्षा संबंधी तकनीकें हैं उन्हें विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है। तो उपयुक्त प्रावधानों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि नई शिक्षा नीति, अगर इस नई शिक्षा नीति जिस तरह बनाई गई है और जिस तरह प्रस्तावित की गई है, अगर उसका क्रियान्वयन उसी तरह किया जाए, तो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी नीति का निर्माण या संविधान का निर्माण आसान है, लेकिन उसका क्रियान्वयन उतना ही कठिन है। तो यह नई शिक्षा नीति भारत को एक महाशक्ति के रूप में परिवर्तित करने में कितना सार्थक होगी, यह उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। तो इसी के साथ मुझे प्रेम पूर्वक सुनने के लिए और मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अब हम देखेंगे कि हम स्टेज पर कैसा परफॉर्म करते हैं इसी स्पीच को। तो मेरा नाम सत्यजीत और मैं हिंदी मीडियम के मेंस बैच का छात्र हूँ, और मैं जो आज का विषय है भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके पक्ष में कुछ विचार रखना चाहता हूँ जो इस प्रकार है। तो सुनिएगा। नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है। भारत की नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को प्रभावशाली बनाकर विश्व स्तर पर एक ख्याति प्राप्त कराना है, और हर एक छात्र के अंदर निहित अद्वितीय क्षमताओं, उसके कौशल, टैलेंट को बाहर लाना है। इस शिक्षा नीति जो पुरानी शिक्षा नीति के अंदर 10+2 का मॉडल था, उसे परिवर्तित करके 5+3+3+4 यानी कि 4 स्तंभों वाली शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। और सबसे अच्छी बात, स्नातक स्तर पर
इसमें मल्टीपल सब्जेक्ट को एंट्री और एग्जिट करने का प्रावधान किया गया है। और इसमें जो निम्न प्रावधान किए गए हैं वो निम्न प्रकार है, तो सुनिएगा। इसमें क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है, यानी कि जब बच्चा कक्षा LKG से कक्षा 8वीं तक जाएगा तब उसको क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन पर ही विशेष बल दिया जाएगा। क्योंकि कोई छात्र, जैसा दीदी ने बोला कि कोई छात्र गांव के बैकग्राउंड से आता है, और दूसरा हमें यहाँ पर शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। और इसका मतलब है स्कूल और कॉलेज में योग और मार्शल आर्ट जैसी हमें प्रशिक्षण दिए जाएंगे, जिससे जो छात्रों के अंदर कौशल कैरेक्टर से बाहर लाया जा सकेगा। और इसमें सबसे अच्छी बात, बड़ी बात, डिजिटल शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। आपने देखा होगा पिछले कुछ बीते हुए वर्षों में कोरोना जैसी महामारी ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को कितना प्रभावित किया था। तो हमारी सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया है कि जो डिजिटल शिक्षा की तकनीक है उसमें अधिक से अधिक विकास किया जाए, उसका अधिक से अधिक विस्तार किया जाए। और निम्न प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि यह शिक्षा नीति भारत को एक सशक्त देश बनाने में महत्वपूर्ण सार्थक होगी। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, यह नीति तभी सार्थक होगी इस नीति को जिस तरह से बनाया गया है और जिस तरह से प्रस्तावित किया गया है, अगर इस नीति का क्रियान्वयन उसी माध्यम से और उसी सशक्तता से किया जाए तो यह नीति देश को नई दिशा देने में परिवर्तन हो सकती है। तो आप सभी का धन्यवाद इतनी ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अब हम देखेंगे कि हमारे प्रतिपक्षी वक्ता कैसा परफॉर्म करते हैं स्टेज पर। तो गाइस देखते हैं। जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। सदन वस्त्र नाइट मंडल एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं कल्पना पाल भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पक्ष में कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गणतंत्र भारत में पहली शिक्षा नीति 2020 में गणतंत्र भारत में पहली शिक्षा नीति प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के काल में 1968 में लाई गई थी। नई शिक्षा नीति 2020 की 5+3+3+4 पर आधारित है। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा का माध्यम अनिवार्य किया जाएगा। 3 से 18 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने का प्रावधान है। कक्षा 8वीं से व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति में MPhil के कोर्स को समाप्त कर दिया जाएगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी का स्थान लेगी। भारत में अब तक 3 शिक्षा नीति अपनाई गई हैं, एक 1968, 1986 और 2020 में। मानव संसाधन विकास नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक देश के शिक्षा मंत्री कहलाए। पहली शिक्षा नीति कोठारी आयोग के सुझाव पर आधारित है। वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। इतना ही नहीं, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त बच्चों को टेक्निकल ज्ञान भी दिए जाएंगे। बच्चों को कोडिंग भी सिखाया जाएगा, जिससे वे चाइना के बच्चों की तरह ही छोटी उम्र में सॉफ्टवेयर और ऐप को बनाना सीख सकें। भारत की प्राचीन भाषा पाली, फारसी, प्राकृतिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संस्थान भारतीय अनुवाद और संस्थान की स्थापना की जाएगी। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अधिकार दिया जाएगा। शिक्षा से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में शामिल करने की योजना बनाई जाएगी। शिक्षा से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा से मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। जय हिंद। तो गाइस, जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करके मेरा उत्साहवर्धन करें। थैंक यू सो मच।